हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 21 में प्रश्न नंबर 68 तक पढ़ा था। आज के इस लेक्चर नंबर 22 में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न कंटिन्यू करते हैं। तो जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु हैं हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल वाले बेल आइकन पे प्रेस कर देंगे और सेकेंड सेमेस्टर और प्रथम सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ क्लास को शेयर कर देंगे। प्रश्न नंबर 69। तो देखिए, जो राजन राजन सीरीज चल रहा है इसमें 5-6 लेक्चर में आपका द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास खत्म हो जाएगा। 30-35 क्वेश्चन और है, उसके बाद हम लोग उसको पढ़ा के ख़त्म करते हैं। इसके बाद विज्ञान स्टार्ट करेंगे। तो विज्ञान से भी जुड़ने के लिए, पढ़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। शिक्षक प्रशिक्षकों, ठीक है, टीचर और ट्रेनी के लिए प्रस्तावित अहर्ता। अहर्ता मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए टीचर बनने के लिए। तो अहर्ता की डिजाइन बताइए। शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए अहर्ता के रूप में किस कोर्स के डिजाइन करने की बात कही गई है? उत्तर, शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए प्रस्तावित अहर्ता न्यूनतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। योग्यता कितनी चाहिए? परास्नातक यानी कि पीजी। प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा प्राप्त या समकक्ष, ये समकक्ष वर्ड अब सुप्रीम कोर्ट हटा दिया है। इससे विवाद हुआ था माध्यमिक जो शिक्षा परिषद है उसकी भर्ती पर। शिक्षा में स्नातक या बीएड। शारीरिक शिक्षा एवं कार्यानुभव में स्नातक। पांचवा, प्रस्तावित एमटिच उपाधिकारक शिक्षण निष्णात, मास्टर ऑफ टीचिंग। कम से कम 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव। सातवां, व्यक्तिगत रूप से आदर्श शिक्षक तथा व्यवसाय के प्रति समर्पित व निष्ठावान होना चाहिए। योग्यता हो जाएगी वरीयान। वरीयान क्या हो जाएगा? एमएड, ठीक है। मास्टर बीएड के बाद एमएड होता है, पीएचडी, ठीक है। पीएच एमएड कर सकते हैं या पीएचडी कर सकते हैं एजुकेशन में, ठीक है। बहुत लोग भी पीएचडी करते हैं एजुकेशन में। अन्य व्यवसायगत दक्षता या पुरस्कार तथा प्रस्तावित एम टीच, ठीक है, ठीक है, एम टीचिंग कर सकते हैं, मास्टर ऑफ टीचिंग कर सकते हैं उपाधि। इसको वरीयता दिया जाता है इन लोगों को। भर्ती देखिए कैसा होगा। राज्य लोक सेवा आयोग या राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियंत्रण में आयोजित परीक्षा एवं साक्षात्कार होता है टीचर बनने के लिए। इस प्रकार जिसका विस्तारण किया जा सकता है, ठीक है, इस प्रकार जिसका विस्तार किया जा सकता है। शिक्षकों को शिक्षा देने हेतु अध्यापक प्रशिक्षक पाठ्यक्रम का विकास व शिक्षक प्रशिक्षक शिक्षा की व्यवस्था करने से राष्ट्र में ऐसे शिक्षक होंगे जो समाज तथा राष्ट्र को योग्य, कर्तव्यनिष्ठ, आदर्श नागरिक दे सकेंगे। राष्ट्रीय अध्यापक तथा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। तो राष्ट्रीय अध्यापक परिषद को इस संबंध में पहल करनी चाहिए। ये प्रश्न 69 था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वो प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रश्न नंबर 70, विज्ञान की शिक्षा पर शिक्षा आयोग के विचार क्या है? तो साइंस के शिक्षा पर जो शिक्षा आयोग है उसका क्या विचार है, उनका उल्लेख कीजिए। तो शिक्षा आयोग का मानना है कि विज्ञान की शिक्षा भारत की प्रगति, सुरक्षा तथा कल्याण के लिए परम आवश्यक है। साइंस का ही देन क्या है कि हम सिक्योरिटी है हमारा, जो अंतरिक्ष हो गया या चंद्रमा हो गया उस पर हम लोग अपना पैर रख पा रहे हैं, ये शिक्षा साइंस की वजह से ही। साइंस की वजह से नए नए टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी बॉर्डर पे हो रहे हैं। और आर्मी जो भी, आर्मी के लिए सेफ्टी क्या मिला, साइंस की वजह से ही मिल रहा है। कहने का मतलब यह टेक्नोलॉजी से सुरक्षा हमने अपनी बढ़ा ली है। अतः उसने विज्ञान की शिक्षा, जिसमें उसने गणित एवं प्रौद्योगिकी को भी शामिल किया है, के प्रसार के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। पहला, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा को देश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास से संबंधित किया जाना चाहिए। यानी कि विज्ञान ऐसी पढ़ाना चाहिए जो टेक्नोलॉजी से और देश का आर्थिक विकास हो और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। यानी कि साइंस को पढ़ने से क्या होगा, बहुत बड़े कंपनी और इंडस्ट्री लगाए जाएं। साइंस पढ़ने का ये फायदा होना चाहिए। उसके बाद दूसरा, विज्ञान एवं गणित की शिक्षा हेतु उच्च अध्ययन केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए।
और उनमें योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। थर्ड क्या है, विज्ञान से संबंधित विषयों के सैद्धांतिक, ठीक है, विज्ञान विषय का क्या हो, थ्योरी भी हो और प्रैक्टिकल भी हो, पक्षों में समन्वय, थ्योरी और प्रैक्टिकल में क्या होना चाहिए, मतलब कुछ थ्योरी पढ़ाया जाए उसके बाद प्रैक्टिकल, समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। चौथा, प्रत्येक कॉलेज तथा विश्वविद्यालय में विज्ञान की पूर्णतया सुसज्जित प्रयोगशालाएं एवं वर्कशॉप की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो विज्ञान की क्या होनी चाहिए, सुसज्जित प्रयोगशालाएं, ठीक है, लैब लैब होते ही हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, जो पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, और वर्कशॉप होनी चाहिए जिनमें छात्रों को विभिन्न यंत्रों का प्रयोग करना भली भांति सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, पेंचमापी हो गया, स्क्रू गेज हो गया, लेंस वगैरह, ये सब क्या छात्रों को सिखाया जाता है, आप लोग सीखे भी होंगे। पांचवा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसको कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी का, को एक अखिल भारतीय समिति का निर्माण करना चाहिए। तो जो पूरे भारत के विश्वविद्यालयों को फंड देती है और विद्यालय को चलाती है, ये यूजीसी चलाती है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। एक अखिल भारतीय समिति का निर्माण करना चाहिए। इस समिति को 2 या 3 वर्ष के इकरारनामे पर विज्ञान के विजिटिंग प्रोफेसरों, ठीक है, जो भी प्रोफेसर क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं देखने प्रदर्शनी को, विजिटिंग प्रोफेसर जो आते हैं की नियुक्ति करनी चाहिए। तो इस प्रकार आपके ये विज्ञान की शिक्षा पर शिक्षा आयोग के विचार हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 क्या है, ब्रिज कोर्स से आप क्या समझते हैं। तो चलिए, ब्रिज कोर्स आप ही सुने होंगे, आज पढ़ते हैं ब्रिज कोर्स क्या होता है। जो बालक शिक्षा से वंचित है, ठीक है, जो बालक शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाया है, वो वंचित है, उनको शिक्षा की धारा से जोड़ने तथा सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य उद्देश्य सब पढ़ें सब बढ़ें। तो जो सर्व शिक्षा अभियान आया था 2001 में, उसमें सब पढ़ें को सफल बनाने हेतु ब्रिज कोर्स का संचालन किया गया है। तो ब्रिज कोर्स क्या है, जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए हैं, शिक्षा से नहीं जुड़ पाए हैं मुख्य धारा से, तो जो सर्व शिक्षा अभियान, उसके तहत क्या लाया गया, ब्रिज कोर्स लाया गया। ब्रिज कोर्स के लिए शिक्षण शिविर का चयन ब्लॉक स्तर पर किया जाता है। तो ब्रिज कोर्स के चयन के लिए जो शिक्षण शिविर होता है, उसका चयन ब्लॉक स्तर पर किया जाता है। इस कोर्स के शिक्षण शिविर के लिए 40 बालकों हेतु एक एक तथा 40 से अधिक बालकों के लिए 2 अनुदेशकों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, शिक्षण शिविर में क्या 40 बालकों पर एक टीचर रहता है और 40 से अधिक टीचर रहते हैं, बालक रहते हैं, तो उस पे 2 अनुदेशक, 2 इंस्ट्रक्टर को लगाया जाता है। ब्रिज कोर्स के लिए सामग्री न्याय पंचायत संसाधन केंद्र, ठीक है, न्याय पंचायत संसाधन यानी कि एनपीआरसी क्या करता है, केंद्र प्रभारी द्वारा क्रय की जाती है। तो ब्रिज कोर्स के लिए जो भी सामग्री लगती है, वो एनपीआरसी के प्रमुख संकुल प्रभारी पैसा देते हैं। इस कोर्स हेतु रोजाना प्रातः 9 बजे से 3 बजे तक प्रतिदिन 6 घंटे शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है, ये ब्रिज कोर्स में सर्व शिक्षा अभियान के तहत। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 72। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख बिंदु क्या थे। 2023 में पूछा है, अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख मुद्दे बताइए। ये 2023 में पूछा है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये इसके इसके जो भी इसके हर एक दो वीडियो लेक्चर को आप गैप करके देखेंगे तो ये प्रश्न पूछा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो द्वितीय प्रश्न पत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख मुद्दे, मेजर इश्यूज ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख मुद्दे क्या थे, तो किसी भी राष्ट्र के निर्माण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति महत्वपूर्ण योग देती है। भारत में प्रत्येक शासनकाल में शासकों ने अपने आदर्शों तथा दर्शन के संदर्भ में शिक्षा नीति का निर्माण किया। इसका प्रमुख कारण यह है कि शिक्षा हमेशा से मानव इतिहास को विकसित करती रही है। आजकल जो भी आक्रमणकारी हुए या राजा महाराजा भारत पे आए, वो भिन्न भिन्न प्रकार के शिक्षा नीति और आदर्श भारत पे क्या किए, अपना थोपने का कार्य किए।
और विभिन्न शिक्षा नीतियों के द्वारा अंग्रेजों ने भी क्या किया, देश पे गुलाम किया था, और वो शारीरिक रूप से हिंदुस्तानी और मानसिक रूप से और नैतिक आदर्शों का वो अंग्रेजों का पुजारी हो, इस प्रकार की शिक्षा नीतियां वो लाते रहे हैं। आपने पढ़ा भी है इसमें। इसने काल की चेतावनी तथा सामाजिक सांस्कृतिक चुनौती का सामना किया है। जो शिक्षा नीति होती है, किस समय क्या चेतावनी देनी चाहिए, ये शिक्षा नीति ही देती है कि इस टाइम ये पढ़िए, नहीं तो आपका देश गर्त में चला जाएगा। तो सामाजिक सांस्कृतिक चुनौती का सामना किया है। प्राचीन काल से चली आ रही शिक्षा की प्रक्रिया आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की। इस नीति में यह तथ्य अपनाए गए। पहला क्या अपनाया गया, शिक्षक की भूमिका और तत्व। तो शिक्षा की क्या भूमिका होनी चाहिए और तत्व, तो राष्ट्रीय संदर्भ में शिक्षा सभी व्यक्तियों हेतु आवश्यक है। तो राष्ट्रीय संदर्भ में शिक्षा क्या है, सभी व्यक्तियों हेतु आवश्यक है। सर्वांगीण विकास का यह आधार है। शिक्षा सांस्कृतिक सम्मिश्रण की भूमिका प्रस्तुत करती है। इसमें संविधान में प्रदत्त जनतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति है। बौद्धिक स्वतंत्रता, वैज्ञानिक स्वभाव तथा राष्ट्रीय समग्रता की दृष्टि से यह संवेदना का विकास करती है। समस्त आर्थिक स्तरों पर यह जनशक्ति का निर्माण करती है। राष्ट्र में आत्मनिर्भरता के लिए अनुसंधान द्वारा नए क्षेत्रों का पता लगाती है, और इन सबसे परे शिक्षा वर्तमान तथा भविष्य में विनियोग है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यह महत्वपूर्ण बिंदु है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पहले मुद्दे में से शिक्षा की भूमिका और तत्व था, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दूसरा देखिए महत्वपूर्ण बिंदु, शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली। तो नई शिक्षा नीति में संपूर्ण राष्ट्र में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करने पर जोर दिया गया है। शिक्षा के सभी स्तरों पर एक समान शिक्षा प्रणाली राष्ट्र के शैक्षिक विकास के लिए होनी चाहिए। तो शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली भी है, ये महत्वपूर्ण बिंदु। तीसरा, शिक्षा और समानता। तो समाज के भिन्न भिन्न वर्गों में शिक्षा की भिन्नताएं पाई जाती हैं। इन असमानताओं को दूर करने हेतु अनेक उपाय इन क्षेत्रों में किए गए हैं। चौथा, नारी समानता के लिए शिक्षा। नई शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि शिक्षा नारियों के आधारभूत स्तर में परिवर्तन लाने का एक सशक्त साधन है। नारी शिक्षा के क्षेत्र में कई भिन्नताएं पाई जाती हैं। इन भिन्नताओं को दूर करने हेतु भिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों का निर्माण किया गया है। ठीक है, महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आए, सर्व शिक्षा अभियान आए, संपूर्ण साक्षरता अभियान आए, तो बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। चौथा देखिए, नारी समानता के लिए शिक्षा। महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए आप देखते भी होंगे सरकारें बहुत प्रयासरत हैं। तो नारी समानता के लिए शिक्षा। तो नई शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि शिक्षा नारियों के आधारभूत स्तर में परिवर्तन लाने का एक सशक्त साधन है। नारी शिक्षा के क्षेत्र में कई भिन्नताएं पाई जाती हैं। इन भिन्नताओं को दूर करने हेतु विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाना आवश्यक है। निरक्षरता उन्मूलन, ठीक है, जो भी व्यक्ति निरक्षर हैं, लिख पढ़ नहीं पाते हैं, उनका उन्मूलन, उनका समाप्ति, व्यावसायिक शिक्षा, पोषण और कल्याण, गृह कला और प्रबंध आदि पाठ्यक्रमों के साथ साथ भी विभिन्न गैर पारंपरिक पाठ्यक्रमों के निर्माण पर भी जोर दिया गया है। तो ये नारी समानता के लिए शिक्षा की बात की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। उसके महत्वपूर्ण बिंदु है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु, अनुसूचित जातियों की शिक्षा। जो भी एससी और एसटी हैं, उनकी शिक्षा पर भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत जोर दिया गया है। तो नई शिक्षा नीति में ग्रामीण, ठीक है, रूरल एवं शहरी क्षेत्र, रूरल, ग्रामीण को कहते हैं रूरल और शहरी को कहते हैं अर्बन। तो रूरल और अर्बन क्षेत्र के अनुसूचित जाति के स्त्री, ठीक है, तो एससी का जो फीमेल होंगी, और पुरुषों की शिक्षा है, तो मेल और फीमेल की शिक्षा हेतु विशेष व्यवस्था पर बल दिया गया है। और अनेक पारंपरिक पाठ्यक्रम, छात्रवृत्ति, अध्यापन, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम आदि के द्वारा अनुसूचित जाति में शैक्षिक समानता के अवसर प्रदान करने पर जोर दिया गया है, ये आपको भी पता है। तो अनुसूचित जातियों की शिक्षा के पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बात करता है
और नारी समानता के लिए शिक्षा के बारे में भी उनको सशक्त और निरक्षरता उन्मूलन, व्यावसायिक शिक्षा, पोषण, कल्याण, गृह कला और मैनेजमेंट शिक्षा देने के लिए, स्त्रियों को देने के लिए, सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कहता है। उसके बाद शिक्षा और समानता क्या होनी चाहिए, यानी कि सबको हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को शिक्षा दी जानी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं। दूसरा, राष्ट्र शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली होगी जिससे एक पाठ्यक्रम और एक पाठ्यचर्या डिसाइड हो जाएगा अध्यापक और अध्यापन के क्षेत्र में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला महत्वपूर्ण, शिक्षा की भूमिका क्या है। देखिए, शिक्षा से हर एक समाज का निर्माण होता है, तो शिक्षा की भूमिका और तत्व हो जाएगा ये। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख मुद्दे हो गए। प्रश्न नंबर 72 भी फाइनल हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 क्या है, अब वही प्रश्न रिपीट होंगे बार बार। प्रश्न नंबर 73, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से आप क्या समझते हैं। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सन 1986 ईस्वी में लागू किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कुल 12 खंडों में विभाजित किया गया है। तो जो भारत सरकार है, जब देश आज़ाद हुआ तो स्वतंत्रता के बाद ये पहली शिक्षा नीति 1986 में आई थी। भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 हंटर कमीशन के सिफारिश पे ही क्या आया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आया था। उसको 12 खंडों में विभाजित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रमुख उद्देश्य था सभी के लिए शिक्षा। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लोगो क्या था 1986 में जो आया था, सभी के लिए शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने बाल केंद्रित भावना, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा को शिक्षा में समाहित किया। ठीक है, बालक की क्या हो, सर्वे सर्वा हो, यानी कि बालक को केंद्र मानकर शिक्षा दी जानी चाहिए। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कैसी थी, बाल केंद्रित थी। और 12 खंडों में विभाजित किया गया, सभी के लिए शिक्षा इसका क्या था, मूल रूल था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली में एक समान शिक्षा संरचना समाहित की, जो 10th +2 + 3। तो ये जो स्टार्टिंग के जो 10 वर्ष थे, पहले प्राइमरी 5 साल प्लस अपर प्राइमरी 3 साल प्लस आपका 2 साल आपका 9-10, और उसके बाद 11-12 ही हो जाएगा, क्लास 11 क्लास 12, और ये 3 डिग्री कोर्स हो जाएगा। मान लीजिए ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर, ग्रेजुएशन थर्ड ईयर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि के लिए जोर दिया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्ट्रक्चरल क्या है, एजुकेशन स्ट्रक्चर क्या है, 10th +2 + 3, ये इंपॉर्टेंट है। और 12 खंडों में विभक्त किया गया। इस शिक्षा नीति ने नर नारी समानता, ठीक है, मेल फीमेल समानता, नर नारी समानता, पर्यावरण संरक्षण तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जोर दिया। ये जो शिक्षा नीति 1986 था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 74, बच्चों के अधिकार के संबंध में मुख्य प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो बालकों के अधिकार संबंधी मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला, बच्चों को जन्म के तत्काल पश्चात पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार। जो भी भारत में बच्चे जन्म लेते हैं उनके पास रजिस्ट्रेशन का और नेशनैलिटी लेने का अधिकार उनको मिला हुआ है। दूसरा, प्रत्येक बच्चे को अपनी मातृभाषा मदर टंग का तथा नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार है। तीसरा, बच्चों को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध पृथक न करना। चौथा, माता पिता तथा परिवार को पुनः एकीकरण और संबंध बनाए रखने का अधिकार है। पांचवा, बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकने हेतु राष्ट्र द्वारा कानून बनाना। भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत कर लिया। इस प्रकार आप लोग प्रश्न नंबर 74 में पढ़ लिए, बच्चों के अधिकार के संबंध में मुख्य प्रावधान। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75 क्या है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम का वर्णन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कीजिए। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम का वर्णन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में करना है। उत्तर प्रदेश में पड़ोसी स्कूलों की परिकल्पना साकार करने हेतु बड़ी संख्या में नए स्कूल खोलने होंगे। इसके लिए भूखंड
निश्चित करने होंगे। जमीन रहेगा तभी ना बनाएंगे स्कूल। वर्तमान स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? अधिसंरचना। तो वर्तमान स्कूलों का जो अधिसंरचना है, जिस पे वो टिका है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक करके शिक्षा की गुणवत्ता में गुणात्मक क्वालिटेटिव सुधार करना चाहिए। गुणात्मक मतलब क्वालिटी लाने होंगे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करना होगा। ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम का वर्णन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने के लिए 4,596 नए प्राथमिक स्कूल, 2,349 नए उच्च प्राथमिक विद्यालय व अन्य आवश्यक सुविधाओं का विकास करना होगा, जिसका अनुमानित व्यय 3,800 करोड़ है। इस कानून को असली जामा पहनाने हेतु 3.35 लाख नए प्राथमिक शिक्षकों की तैनाती करनी होगी। ठीक है, 3,35,000 शिक्षकों की तैनाती करनी होगी। 3,800 करोड़ का बजट होना चाहिए। 4,596 नए प्राथमिक विद्यालय बनाना पड़ेगा, और जिसमें से 2,349 उच्च प्राथमिक विद्यालय बनाएंगे, तब जाके शिक्षा का अधिकार अधिनियम मतलब शिक्षा का टारगेट फाइनल हो पाएगा। वहाँ पर उच्च प्राथमिक स्कूलों में 67,000 नवीन नियमित शिक्षक और 44,000 अंशकालिक शिक्षकों को नियुक्त करना होगा। इसके मद्देनजर राज्य पर प्रत्येक वर्ष 10,000 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार होगा। 25% सीटें निर्धन व वंचित वर्ग के बच्चों हेतु आरक्षित होने की प्रतिपूर्ति के लिए हर साल 3,000 करोड़ रुपए व्यय होंगे। प्रदेश सरकार का आकलन है कि शिक्षा के अधिनियम को लागू करने हेतु सालाना 18,000 करोड़ की आवश्यकता होगी। इसमें 45% यानी तकरीबन 8,000 करोड़ की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डाली गई है। प्रदेश में 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षित करने के लिए लगभग 3,35,000 शिक्षक मौजूदा समय में होना चाहिए। राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति की योग्यता बेसिक टीचर सर्टिफिकेट है। बेसिक टीचर सर्टिफिकेट, बीटीसी का क्या हो जाएगा? ये राज्य में नियुक्ति की योग्यता क्या है? बीटीसी है जो आप कर रहे हैं, बेसिक टीचर सर्टिफिकेट। उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में विद्यालयों की संख्या निम्नलिखित है। प्राथमिक स्कूल कितने हैं? 1,05,505। तो वर्तमान समय में यूपी में 1,05,505 प्राथमिक विद्यालय हैं, और उच्च प्राथमिक विद्यालय 42,748 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। और प्राथमिक स्कूल में कार्यरत शिक्षक कितने हैं? 2,01,705। 2,17,5 क्या हैं? प्राथमिक स्कूल में शिक्षक हैं। तो 2 ही लाख क्या हैं? टीचर हैं। और उच्च प्राथमिक स्कूल में कार्यरत शिक्षक कितने हैं? 1,09,889 हैं। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की आवश्यकता 1,83,000 है। उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की आवश्यकता 1,17,000, यानी कि इसमें भी कुछ पद अभी खाली हैं उच्च प्राथमिक वाले में। और प्राथमिक वाले में भी देखिए 42,000। कार्यरत शिक्षक कितने? 2 लाख है। तो ये एक तरह से कंप्लीट है प्राथमिक वाला। प्रतिवर्ष रिटायर होने वाले शिक्षकों की संख्या 12,000। उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की आवश्यकता 1,17,000। समस्त छात्रों को बुनियादी शिक्षा के दायरे में लाने हेतु प्रदेश में सन 2001-2 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी। इस अधिनियम के अंतर्गत 31 मार्च 2009 तक इस अधिनियम के अंतर्गत 31 मार्च 2009 तक सूबे में 13,328.79 करोड़ व्यय किए जा चुके थे। स्टेट एलिमेंट्री एजुकेशन रिपोर्ट कार्ड, ठीक है, स्टेट एलिमेंट्री एजुकेशन रिपोर्ट कार्ड, तो एसईई रिपोर्ट कार्ड 2008-9 के मुताबिक स्टेट एलिमेंट्री एजुकेशन रिपोर्ट आती है, उसके मुताबिक 182 प्राथमिक, 911 उच्च प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने हेतु शिक्षक नहीं है। यानी कि 182 स्कूलों में प्राइमरी में टीचर नहीं है और 911 में
उच्च प्राथमिक विद्यालय में टीचर नहीं है। ये स्टेट का जो हमारे राज्य का जो एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो रिपोर्ट कार्ड पेश करता है वो बताया 4229 प्राइमरी व 8884 उच्च प्राइमरी विद्यालयों में केवल एक शिक्षक तैनात हैं। यानी कि ये प्रत्येक विद्यालय में एक शिक्षक ही है, बल्कि कितना होना चाहिए, दो दो या तीन तीन होने चाहिए आवश्यकता अनुसार। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल से जुड़ जाइए। जय हिंद।